तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। पहले आज की कहानी सुन के ही अजीब लगता है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहला कि क्या कोई शख्स अपने ही डेथ वारंट पे साइन कर सकता है, अपना ही डेथ वारंट वो खुद निकाल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक शख्स जिसके इर्द गिर्द सैकड़ों सैनिक हथियारबंद, आसमान में लड़ाकू विमान, ज़मीन पे टैंकर, तोप, AK-47, सब कुछ है उसके इर्द गिर्द चारों तरफ, और इसके बावजूद 15-17 लोग आए और उसका कत्ल कर दें। तीसरी चीज़, एक ऐसा कत्ल जो जब हो रहा है तो कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक ही कत्ल के साथ जुड़ती हैं, और ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अनवर सादात, मोहम्मद अनवर सादात, उनके ही कत्ल की कहानी है ये। पर अनवर सादात के कत्ल की कहानी जाऊँ उससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। मिस्र पूरी दुनिया का 29वां ऐसा देश है जो एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है, तो और यहाँ की जो आबादी है 80% मुस्लिम है, 20% क्रिश्चियन और बाकी है। पहले अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था मिस्र, जैसे हम हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया वैसे ही, लेकिन फिर अंग्रेज़ वहाँ से गए, कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा, फिर बाद में वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई, चुनाव हुए। तो अनवर सादात तीसरे राष्ट्रपति थे मिस्र के, और मिस्र चूँकि एक अरब लीग का हिस्सा है, उस दौरान में जब काफ़ी उथल पुथल थी, 1945 में जब अरब लीग का गठन हुआ, अरब लीग मतलब सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, इराक और सीरिया, ये 6 देश ऐसे थे जिन्होंने शुरुआत की थी अरब देश का गठन करने के लिए। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि उस वक्त तक इज़राइल जो है वो तेज़ी से उभर रहा था, और इज़राइल को अपनी एक सरज़मीन चाहिए थी, अपना एक देश चाहिए था। और इज़राइल और अरब लीग की लड़ाई पुरानी है, ये हम सब जानते हैं, शुरू से ही रहा है। तो इसीलिए अरब लीग का जो गठन का मकसद था, एक तो ये कि अरब देशों की हिफाजत, सुरक्षा, और दूसरा इज़राइल को आगे बढ़ने से रोकना। ये मेन मकसद था अरब लीग के गठन का। और इसमें उस वक्त जो सबसे अगुवा भूमिका निभा रहा था वो मिस्र था, और मिस्र की राजधानी काहिरा बहुत ही मशहूर शहर है ये, और इकलौता सबसे बड़ा शहर भी मिस्र का है, इसके अलावा और कोई सारे छोटे छोटे शहर हैं। तो इज़राइल से दुश्मनी, इज़राइल को कम करना, इज़राइल को कमज़ोर करना, उसके गठन का मकसद अरब लीग और उसका अगवा मिस्र। लेकिन 1945 में बना था, उसके कुछ साल के बाद ही इज़राइल का जन्म होता है। इज़राइल एक देश अपने आप को आज़ाद घोषित करता है, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र उसको मान्यता देता है, अमेरिका मान्यता देता है, और फिर अरब लीग जो है इससे नाराज़ होता है। इसके बाद 3 जंग होती है इज़राइल के साथ, लेकिन इत्तेफाक से तीनों जंग में इज़राइल जो है वो अरब लीग को मात देता है, और उस हार का एक सदमा मिस्र को भी झेलना पड़ता है। जो 6 दिन की जंग हुई इसमें भी इज़राइल हावी रहा। धीरे धीरे सत्ता चलती रही। उस वक्त नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे, और नासिर के बड़े करीबी थे अनवर सादात। इन दोनों ने लगभग एक साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की थी, और कॉलेज के टाइम से ही दोनों नज़दीक आए थे। और नासिर ने तब, जब ब्रिटेन की हुकूमत थी, रॉयल एकेडमी उन्होंने कॉलेज से पास किया, लेफ्टिनेंट बने, और धीरे धीरे आगे चलकर नासिर जो है वो मिस्र के राष्ट्रपति बने, उनके अंडर में काम किया, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी बने, मिनिस्टर रहे। नासिर की मौत के बाद 1970 में अनवर सादात के हाथ में कमान आई और वो मिस्र के राष्ट्रपति बने। शुरू में लगा कि हमेशा नासिर के छत्रछाया में रहे तो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन अनवर सादात की सोच अलग थी। लगभग इस दौरान 25 साल हो गए थे इज़राइल के साथ लड़ते हुए, इज़राइल के ख़िलाफ़ करते हुए, और अरब देशों में इज़राइल और यहूदियों को लेकर एक तरह से पूरा प्रचार भी चल रहा था। इवन स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस में पढ़ाया जाता था, बताया जाता था कि यहूदी के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें होनी चाहिए, उनको इस तरीके से उनसे जंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और 25 साल बीत गए लेकिन कोई हल निकला नहीं। 3 जंग हुए, इज़राइल जीत गया। अनवर सादात के आने के बाद मिस्र की थोड़ी सूरत बदली।
अनवर सादात थोड़े लिबरल टाइप के थे। उन्होंने एक तो मिस्र की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए रास्ता खोला, विदेशों से भी लोगों को बुलाया, और फिर धीरे धीरे इजराइल के तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। और कुछ जो 6 दिन की जंग और उससे पहले जंग हुई थी, उसमें मिस्र का एक हिस्सा इजराइल के कब्जे में चला गया था। बाद में जब दोनों देश नज़दीक आने शुरू हुए तो फिर इजराइल ने वो हिस्सा लौटा दिया, और उसको एक तरह से विक्ट्री सिंबल के तौर पे मिस्र उन चीज़ों को मनाने लगा, और ये हुआ कि इजराइल से ये चीज़ हमने वापस ली है। तो हर साल उसमें उस खुशी में एक आर्मी परेड रखा जाता था, विजय परेड। मिस्र और इजराइल की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे फिर अमेरिका ने भी बीच में हस्तक्षेप किया, और मिस्र पहला अरब देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी एक देश के तौर पर। और यहीं से कहानी बिगड़नी शुरू हो गई, क्योंकि अरब लीग इजराइल का दुश्मन नंबर 1, और उसी अरब लीग का एक देश जो कभी अरब लीग का अगवा रहा, मिस्र, वो इजराइल के साथ चला गया और इजराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद इजराइल में और मिस्र में कई समझौते होते हैं, और इन दोनों के बीच इस समझौते और इस पीस की वजह से अनवर सादात को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ। तो अनवर सादात जो मिस्र के राष्ट्रपति थे, वो पहले ऐसे मुस्लिम राजनेता बने जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ये रिकॉर्ड उनके नाम गया पूरी दुनिया में, पहले मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर। तो एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन मिस्र में उनके इस इजराइल के साथ नज़दीकी बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रही थी, ख़ास तौर पर जो मिस्र में कट्टरपंथी तत्व थे, जो 45 से इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे थे। जब अनवर सादात से पहले नासिर प्रेसिडेंट थे, तब उस वक्त उन्होंने ऐसे बहुत सारे कट्टर संगठन जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड और अखवानुल मुस्लिमीन, इन सब कट्टरपंथियों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, और ताकि मिस्र में ये लोग कुछ उलट पुलट ना कर सकें। लेकिन नासिर की मौत के बाद जब अनवर सादात प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने जब ये देखा कि उनका विरोध हो रहा है इजराइल के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, समझौता करने के लिए, तो जिन जिन नेताओं को बड़े बड़े जो कट्टरपंथी थे उनको जेल में नासिर ने बंद किया था, अनवर सादात ने उनमें से ज़्यादातर को जेल से रिहा कर दिया, ये सोचकर कि इनका भी सपोर्ट लेंगे और इनकी भी सोच बदलेंगे। लेकिन उन लोगों की सोच बदली नहीं, और धीरे धीरे नासिर के बाद अनवर सादात जैसे ही इजराइल के दोस्त के तौर पे उभर कर सामने आए, अरब लीग के बाकी देश के भी दुश्मन बन गए। अरब लीग से उनको मिस्र को बाहर कर दिया गया, और एक तरह से अनवर सादात के सब अलग थलग पड़ गए। इजराइल का दौरा किया, यरूशलेम गए अनवर सादात, इससे और भी अरब लीग भड़क गया। मिस्र के अंदर भी जो कट्टरपंथी थे वो भड़क गए। अनवर सादात की वाइफ एक जगह कहती हैं कि जब इजराइल के साथ जिस दिन समझौता किया और ये इजराइल के दौरे पर गए, बोला उसके बाद से उनके मन में एक डर था कि ये कभी अगर मिस्र के अंदर काहिरा में भी हैं और किसी मीटिंग में हैं, तो जब तक वो घर नहीं लौट आते थे उनका दिल धड़कता था कि पता नहीं वो लौट पाएंगे कि नहीं, किसी मीटिंग में उनको न मार दिया जाए। इस तरह का ख़तरा उनके ऊपर आ गया था। तो विरोध शुरू हो गया इजराइल के नाम पर अनवर सादात का, और अनवर सादात की जान को अब खतरा था। और अब ये था कि एक तरफ इजराइल से दोस्ती, दूसरी तरफ अरब लीग से दुश्मनी, और तीसरी चीज़ ये कि जो कट्टरपंथी संगठन थे वो भी अनवर सादात के ख़िलाफ़ हो गए। इस दौरान में ये जो कट्टरपंथी संगठन थे, इन्होंने एक काम ये किया कि मिस्र की सेना में खामोशी से कट्टरपंथी सोच के लोगों को भर्ती करवाना शुरू कर दिया। अखवानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड, इन सब ने, और उस वक्त प्रेसिडेंट अनवर सादात थे। तो इन्होंने ये भर्ती कराना शुरू कर दिया कि वक्त आने पर इसका कैसे इस्तेमाल करना है। और उसी सेना में लेफ्टिनेंट थे खालिद इस्लाम बोली, मिस्र की सेना में लेफ्टिनेंट। कट्टरपंथी संगठन ने खालिद का ब्रेन वॉश किया और उसको अपने साथ मिला लिया। लोगों को, ऐसी सोच वालों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इसके बाद इनका ये प्लान था कि जिस दिन मौका मिलेगा
उस दिन पूरे मिस्र की, ख़ासतौर पे काहिरा जो उसका हेडक्वार्टर है पूरा, तो आर्मी का हेडक्वार्टर, स्टेट सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर, टेलीफोन एक्सचेंज की बिल्डिंग, रेडियो और टीवी स्टेशन की बिल्डिंग, इन सब जगह पे एक साथ कब्जा किया जाएगा और यहाँ से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा कि मिस्र में सत्ता परिवर्तन हो गया है। ये पूरी प्लानिंग थी और इसके लिए धीरे धीरे सारे आर्मी और तमाम लोगों को उसमें भर्ती करने का काम शुरू कर दिया गया। आखिर में दिन चुना गया पूरी प्लानिंग के बाद, तारीख जो इनकी मौत के लिए, कत्ल के लिए प्रेसिडेंट के, वो था 6 अक्टूबर 1981, 6 अक्टूबर 1981। और इसकी वजह ये थी कि 6 अक्टूबर 1981 को मिस्र का विजयी परेड दिवस होता है, जिसमें बड़ी तादाद में आर्मी के सारी प्रदर्शनी होती है, उनके एयरफोर्स से लेके ग्राउंड पे जितने भी हैं तो सैनिक जवान, उन सब के। तो इस वजह से 6 अक्टूबर 1981 की तारीख चुनी गई और इसके बाद ये तय हुआ कि इसी परेड में अनवर सादात का कत्ल किया जाएगा। लेकिन ख़तरा बहुत था, क्योंकि अनवर सादात जिस स्टेज पे बैठे थे उसके दाएं बाएं सब जो सेना के सीनियर जितने कमांडर और बाकी लोग थे वो होंगे, बड़ी तादाद में सैनिक होंगे, असलहे से वो लैस होंगे, और उस बीच में, उस परेड में घुसकर प्रेसिडेंट को मारना मतलब लगभग नामुमकिन सा काम था। लेकिन प्लान यही हुआ कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और अनवर सादात का कत्ल करना है तो परेड में ही करना पड़ेगा। 6 अक्टूबर 1981 को ये तय किया गया। सुबह परेड शुरू हुआ। उस दिन अनवर सादात 8:30 बजे सोकर उठे। इस परेड के लिए ख़ास तौर पर इंग्लैंड से एक दर्जी ने उनके लिए ड्रेस सिला था। वो उस ड्रेस को पहना, लेकिन उस ड्रेस के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना। उनकी वाइफ ने ये कहा कि आप ये जैकेट नहीं पहना अंदर, आप भूल गए, पहन लीजिए। अनवर सादात ने जैकेट पहनने से बुलेट प्रूफ मना कर दिया। कहा कि अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से ये जो ड्रेस का लुक है इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी और जो फिटिंग है वो थोड़ी सी अटपटी लगेगी, इसलिए नहीं पहनूंगा। फिर उन्होंने बताया कि जब वो यरूशलेम के दौरे पे गए थे तब भी उन्होंने एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, तब वो बड़े मोटे लग रहे थे और बड़ा बुरा लगा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को देखकर कि वो स्लिम ट्रिम। तो इसलिए उस दिन उन्होंने ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना, क्योंकि इंग्लैंड से उनके लिए एक नया ड्रेस सिल कर आया गया था और वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी शक्ल बिगड़े, फिटिंग बिगड़े। इसके बाद जो उनका एक कमांडर के तौर पर मिस्र के प्रेसिडेंट के साथ साथ जो एक बेंत होता है, वो हमेशा जब भी ऐसी परेड में या कहीं जाते थे अपना बेंत लेकर जाते थे। उस दिन वो बेंत टेबल पर ही रह गया, वो लेकर नहीं गए। जब वो निकल गए घर से तब उनकी बीवी की नज़र पड़ी और उन्हें लग गया पहली बार कि आज कुछ अपशगुन होने वाला है। अनवर सादात परेड में पहुंचते हैं, परेड शुरू होता है। लंबा चलना था क्योंकि लंबी प्रदर्शनी थी। इस दौरान में सारी झांकियां, अलग अलग सब कुछ चलता रहता है। अब एयरफोर्स की कलाबाजियां चल रही थी आसमान पर और प्रेसिडेंट के आसपास उनके सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर, सैन्य जो लीडर हैं वो, और साथ में उनके वाइस प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक, वो भी बैठे हुए थे। कई देशों के एम्बेसडर भी थे, अमेरिका के सेना के कुछ टॉप लीडर, वो कमांडर भी बैठे हुए थे। आसमान में एयरफोर्स की कलाबाजी ख़त्म होती है। अब इसके बाद तोप की प्रदर्शनी शुरू होने जा रही थी। तोपों को आना था, लेकिन प्रदर्शनी, आसमानी कलाबाजी जब ख़त्म हुई एयरफोर्स की और जैसे ही ये तोप वाली चीज़ शुरू होनी थी, तभी एक ट्रक, कई सारे ट्रक का कारवां वहाँ से निकलना शुरू हुआ। ये ट्रक भी उस परेड का एक हिस्सा थी। सारे ट्रक को जिस डायरेक्शन में दिया गया था वो डायरेक्शन में चलने लगा। अनवर सादात अपनी जगह स्टेज पे बैठे हुए थे। इसी बीच में से, इन 10-15 ट्रक के बीच में से एक ट्रक ने अचानक अपना रूट बदला और वो सीधे प्रेसिडेंट के स्टेज के सामने आकर रुक गया। बल्कि रुका भी नहीं, उसको अजीब तरीके से रुका, जिससे कई लोग एक साथ घबरा भी गए। उन्हें लगा कि शायद ड्राइवर का बैलेंस ट्रक से टूट चुका है।
हुआ ये कि जो ड्राइवर ट्रक का चला रहा था उसके पीछे जो कमांडर लेफ्टिनेंट थे उन्होंने उसके सर पे पिस्टल रखा और कहा कि इस ट्रक को यहीं रोक दो, और ड्राइवर घबरा गया और इसलिए फिर उसने अचानक ब्रेक मारा और वो लेफ्टिनेंट खालिद इस्लामबोली ये उस ट्रक में सवार था। सीधे स्टेज के पास जाकर वो ट्रक के ड्राइवर के कनपट्टी पे गन रखता है, ट्रक रोकता है, ट्रक अचानक रुक जाता है वहाँ पे। उसके बाद वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो अचानक 2-3 हथगोले फेंकता है अनवर सादात की तरफ। उनमें से 2 फटता है, 1 फटता नहीं है। लेकिन जब वो बाहर आता है और उसके बाद ट्रक के पीछे से और भी लोग करीब 15 से 17 उतरते हैं और वो सीधे अनवर सादात के स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो अनवर सादात को ये लगता है अब तक की परेड में कि चूँकि सैनिक लोग आते हैं और सैल्यूट करते हैं, सलामी लेते हैं, तो उनको अपनी तरफ आता हुआ देख अनवर सादात अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट की मुद्रा में आ जाते हैं कि वो वापस सैल्यूट करेंगे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो सैल्यूट देने नहीं आ रहे थे बल्कि जान लेने आ रहे थे। तब तक उनमें से 1 हथगोला फेंक देता है, 3 में से 2 फटता है, 1 नहीं फटता है, और उस हथगोले के साथ ही अचानक फिर AK-47 से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। इस्लामबोली खुद आगे आकर गोलियां चला रहा है, उसके पीछे बाकी सैनिक। अगले 30 सेकंड तक किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट के आसपास सारे सुरक्षा गार्ड सब हैं, लेकिन 30 सेकंड तक वो रिएक्ट ही नहीं कर पाए कि ये हुआ क्या। ये परेड का हिस्सा था, ये परेड के एक प्रदर्शनी का हिस्सा है, ये हमलावर हैं, प्रेसिडेंट को मारने आए, किसी को कुछ नहीं, सब ब्लैंक, ज़ीरो। 30 सेकंड के बाद जब एहसास हुआ तब तक लोगों ने चेयर जो है वो अपने हमलावरों की तरफ फेंकना शुरू किया, और जो प्रेसिडेंट के आसपास जितने भी उनके सुरक्षा गार्ड थे उस वक्त कमांडर, उनमें से 30 सेकंड तक अगले किसी ने गोली ही नहीं चलाई थी। और जो बाकी सीनियर थे उनके सारे जो गन थे वो भी खाली थे, वो प्रोटोकॉल के तहत रखा गया था। 30 सेकंड के बाद वापस एक्शन लिया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है, कुछ वहीं पे मारे जाते हैं हमलावर। अनवर सादात को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। और इसके बाद इन हमलावरों को पकड़ा जाता है, इनसे पूछताछ होती है। खालिद इस्लामबोली को उसी हॉस्पिटल में पकड़ कर ले जाया गया, उसे भी गोली लगी थी जिस हॉस्पिटल में अनवर सादात आखिर को ज़ख्मी होने के बाद ले जाया गया था और मौत हुई थी। इसके बाद खालिद इस्लामबोली को वहाँ टॉर्चर किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ताकि वो कबूल करे कि इस साजिश में कौन कौन है। कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जिंदा है और वो भी बयान देंगे। खालिद इस्लामबोली हंसता है, कहता है कि 34 गोली तो मैंने मारे हैं प्रेसिडेंट को, तो बचने का सवाल ही नहीं है, आप मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। वो कॉन्फिडेंस था पूरा। इसके बाद फिर पता चलता है कि इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन और इजराइल के साथ दोस्ती की वजह से अनवर सादात के ये दुश्मन हुए थे और इन्होंने ये सारी चीज़ें की। लेकिन उसके बाद सेना जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि इनका जो बाकी का मिशन था अनवर सादात के कत्ल के बाद, वहाँ के आर्मी हेडक्वार्टर, रेडियो, टीवी स्टेशन, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर, इन सब जगहों पे कब्ज़ा करने का वो मंसूबा नाकाम हो जाता है, क्योंकि आर्मी इन सारी चीज़ों को अपने कब्ज़े में रखती है। और इस हमले में एक क्यूबन एम्बेसडर भी वहाँ बैठे थे, उनकी मौत हो जाती है। ओमान के एक जनरल थे, उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा इजिप्ट के ही, मिस्र के कुछ बड़े अफसरों की मौत हो जाती है। लेकिन 28 जो है उनके प्रेसिडेंट के जो आसपास बैठे थे उनमें से 28 लोग बचते हैं, पर वो घायल हो जाते हैं, जिसमें हुस्नी मुबारक जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको गोली लगी लेकिन वो बच गए। आयरिश डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ थे, उनको भी गोली लगी, बच गए। US मिलिट्री के लाइजन अफसर थे 4, वो भी बच गए। बाद में हुस्नी मुबारक ही अनवर सादात की जगह पे मिस्र के राष्ट्रपति बनते हैं और लंबे वक्त तक मिस्र के राष्ट्रपति रहते हैं। बाद में फिर उनको वहाँ के पब्लिक जो है वो खिलाफ होती है, तब हटना पड़ता है। 11 साल तक अनवर सादात ने मिस्र पे हुकूमत की, 11 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे और उनकी उदारवादी सोच, इजराइल के साथ नज़दीकियाँ, इजराइल के साथ दोस्ती, इजराइल के साथ समझौता, अरब मुल्कों के ख़िलाफ़ जाकर, और पहला अरब मुल्क होना जो इजराइल को जिसने मान्यता दी एक देश के तौर पर, उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और इस तरह एक देश के प्रेसिडेंट को सैकड़ों सैनिकों के सामने, तमाम हथियारों के सामने
गिनती के लोग आते हैं और मारकर चले जाते हैं। दुनिया में इस तरह के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के कत्लेआम की शायद दूसरी कोई कहानी या दूसरी कोई मिसाल नहीं है। ये इकलौती ऐसी कहानी है जहाँ इतने तमाम लोगों के बीच में इतना बड़ा रिस्क लेकर एक प्रेसिडेंट को मार दिया जाता है। ये थी कहानी। बाकी आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।